महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय अजबपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहसिन खान, लेक्चरर ऑफ हिस्ट्री, आज आपके सामने राजस्थान के एक पराक्रमी सम्राट महाराणा सांगा अथवा महाराणा संग्राम सिंह के अध्ययन के व्यक्तित्व एवं राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में आप सभी के सामने चर्चा करूंगा। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वह महाराणा सांगा होगा। पिछली क्लासों में मैंने महाराणा कुंभा के बारे में भी चर्चा की थी, जो 1468 तक 1433 से लेकर 1468 तक मेवाड़ के शासक थे। 1468 से लेकर 1509, क्योंकि महाराणा संग्राम सिंह 1509 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने थे। 1468 से 1509 के बीच में अनेक ऐसी राजनीतिक घटनाएं मेवाड़ में घटित हुई, जिनका संक्षिप्त अध्ययन हम पहले जानेंगे। तत्पश्चात हम महाराणा सांगा की उपलब्धियों एवं उनकी राजनीतिक तथा उनके समय घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है, 1468 में महाराणा कुंभा के जो पुत्र थे, बड़े बेटे उदयकरण या उदय सिंह, जिसको इतिहास में उदा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी और हत्या करके स्वयं मेवाड़ की गद्दी पर बैठ गया था। अतः उस समय के मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत सरदार थे उससे काफ़ी नाराज़ थे, क्योंकि वे पितृहंता थे और अनेक राजपूत सरदारों ने इसका विरोध किया। उसी का जो छोटा भाई था राणा रायमल उस समय एक मेवाड़ के जो साम्राज्यवादी विस्तार की नीति थी, तो वह अपने सीमावर्ती राज्य की तरफ गया हुआ था। तब कुछ राजपूत सरदारों ने उनसे संपर्क किया और उनको मेवाड़ की गद्दी पर बैठाने के लिए उनको आमंत्रण दिया। 1468 से लेकर 1473 ईस्वी तक उदा मेवाड़ की गद्दी पर बना रहा, लेकिन इसी 1473 ईस्वी के आसपास राजपूत सरदारों के सहयोग से राणा रायमल ने उदा को पराजित किया और स्वयं मेवाड़ का शासक बन गया। 1473 से लेकर 1509 ईस्वी तक राणा रायमल मेवाड़ का शासक रहा, लेकिन महाराणा कुंभा की तरह इसमें वो योग्यता नहीं थी जो महाराणा कुंभा में थी। ना ये शूरवीर शासक था और ना ही ये कूटनीति में इतना सक्षम था कि मेवाड़ राज्य को आंतरिक विद्रोह से बचाए रखे और आसपास के सीमावर्ती राज्यों से उसकी रक्षा कर सके। फिर भी 1509 ईस्वी तक इसने मेवाड़ पर शासन किया। उसके पश्चात इसी के समय में और इससे पहले जो उदा था, उसी के समय में आबू, अजमेर का तारागढ़ और सांबर आदि क्षेत्र मेवाड़ के शासन से मुक्त हो चुके थे, उनके हाथ से निकल चुके थे। ये तीनों ही महत्वपूर्ण क्षेत्र राणा उदा के समय ही मेवाड़ के हाथ से निकल चुके थे। रायमल की गलती ये थी कि इन क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने की उसने कोशिश नहीं की, इसलिए शूरवीरता और कूटनीतिज्ञता में महाराणा कुंभा
के समक्ष उसकी कोई योग्यता नहीं थी। इसी तरह से मालवा सुल्तान ने, चूँकि मालवा और मेवाड़ के जो संघर्ष था वह काफ़ी सालों से चला रहा था, तो मालवा के सुल्तान ने रणथंभौर, टोडा, बूंदी आदि क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। अतः रायमल के समय भी मेवाड़ की स्थिति सीमावर्ती क्षेत्र के आसपास के सीमावर्ती क्षेत्र मेवाड़ के हाथ से निकल चुके थे। इससे मेवाड़ के ऊपर पड़ोसी राज्यों के आक्रमण का खतरा निरंतर बना हुआ था। महाराणा सांगा रायमल का ही पुत्र था। यूँ बताया जाता है कि रायमल की लगभग 11 पत्नियां थीं और उनसे लगभग 13 पुत्र थे, जिनमें से 2 बड़े बेटे जयमल और उससे छोटा जयमल और पृथ्वीराज, ये 2 बड़े पुत्र थे। महाराणा सांगा तीसरे नंबर का बेटा था। ये 2 जो बड़े पुत्र थे वह महाराणा रायमल के समय ही युद्धों में या षड्यंत्र के द्वारा मारे जा चुके थे। अब सत्ता की जो दावेदारी थी वे राणा सांगा के हाथों में थी। लेकिन इससे पहले एक बात और बताना चाहूँगा, 2 और दावेदार थे। हालांकि जयमल और पृथ्वीराज तो मारे जा चुके थे, जो इसके सगे बेटे थे रायमल के, और राणा सांगा उनका भाई था। इसके अतिरिक्त राणा रायमल का चाचा सारंग देव वह भी सत्ता का दावेदार था। इसी तरह से महाराणा कुंभा का भाई था खेमकरण, उसका बेटा था सूरजमल, वह भी जीवित था और वह भी अपने आप को सत्ता का दावेदार मानता था। परंतु जैसा कि मैंने आपको बताया, रायमल के समय उसके 2 बेटे मारे गए और पृथ्वीराज उसका बेटा था, उसके हाथों सारंगदेव भी मारा जा चुका था। अतः राणा सांगा के लिए सत्ता प्राप्त करना आसान था और रायमल को भी राणा सांगा को सत्ता सौंपना उसकी मजबूरी थी, उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। इसी तरह से जो खेमकर्ण का बेटा था सूरजमल, वह कांठल की ओर चला गया था और वहीं पर अपना शासन वह चलाने लग गया था। इस प्रकार से राणा रायमल जब मृत्यु की अवस्था में था तो उसने अपने बेटे को चित्तौड़ से बुलाकर उनको महाराजकुमार की उपाधि दी और उसको अपना उत्तराधिकारी नामित घोषित किया। इस प्रकार 1509 ईस्वी में राणा रायमल की मौत के बाद महाराणा सांगा मेवाड़ का शासक बना, जो कि एक यशस्वी सम्राट के रूप में जाना जाता है। हिंदुपथ सम्राट के नाम से भी उसको हम जानते हैं, जिसने गुजरात, मालवा, दिल्ली अनेक राजपूत राज्यों से लोहा लिया और काफ़ी हद तक उन्होंने सफलता भी उसमें प्राप्त की। उसके अध्ययन हम उसके विषय में चर्चा अब हम महाराणा सांगा के विषय की चर्चा हम करेंगे। तो थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय मैंने आपको दे दिया था। अब जब महाराणा सांगा गद्दी पर बैठा तो उसके सामने कई समस्याएं थीं, काफ़ी समस्याएं थीं। थोड़ा सा मैं आपको बोर्ड पे लिख देता हूँ ताकि आसानी हो। जैसे कि महाराणा रायमल के बाद जयमल, पृथ्वीराज और सांगा। इसी तरह से चाचा सारंगदेव सूरजमल, खेमकर्ण का पुत्र ये सत्ता के दावेदार थे जिन्होंने कोशिश की। अंत में सत्ता सांगा को मिली 1509 ईस्वी में। अब हम सांगा की कठिनाइयों के बारे में भी जानेंगे। प्रारंभिक कठिनाइयाँ क्या रही इसके सामने, जिनका उल्लेख हम करेंगे।
प्रारंभिक कठिनाइयाँ। इस समय मेवाड़ के लिए चुनौती थी दिल्ली सल्तनत। महाराणा सांगा के समकालीन जो दिल्ली का सुल्तान था, लोधी शासक, जो अफगान सम्राट था सिकंदर लोधी, जो 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, वह मारवाड़ के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करके मेवाड़ के राज्य की शक्ति को दबाना चाहता था। इसी तरह से महाराणा सांगा भी अपनी उत्तर पूर्वी सीमा को सुरक्षित करना चाहता था और दिल्ली राज्य से, जो दिल्ली राज्य के द्वारा पहले हड़पे गए क्षेत्र थे, उनको अपने राज्य में सम्मिलित करना चाहता था। दिल्ली के जो सुल्तान सिकंदर लोधी था, उसने नागौर पर आक्रमण करके नागौर के शासक ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस प्रकार से सिकंदर लोधी के द्वारा राजस्थान में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की पूरी कोशिश की थी। इसके साथ ही उसने रणथंभौर को जीतने का भी एक बार असफल प्रयास किया था, लेकिन 1517 ईस्वी में सिकंदर लोधी की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान बनता है। वह भी राजस्थान में हस्तक्षेप करने की भावना की नीति का पालन कर रहा था। इस प्रकार से महाराणा सांगा को दिल्ली सल्तनत से मुकाबला करना था। इसी तरह से अगली समस्या थी मालवा। दिल्ली सल्तनत सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, 1517 में इसकी मृत्यु है। इसकी मृत्यु के बाद इब्राहिम लोधी बनता है। इसी तरह से मालवा सल्तनत, जैसे कि पिछली क्लास में जानते हैं कि मालवा का संघर्ष मेवाड़ के साथ कई वर्षों से बना हुआ था। इस समय महाराणा सांगा के समय मालवा पर जिसका अधिकार था, जिसका शासन था, वह महमूद खिलजी द्वितीय था। महमूद खिलजी द्वितीय। महाराणा कुंभा के समय महमूद खिलजी प्रथम था, इसलिए इतिहास में कई तथ्यों को लेकर दोनों में कन्फ्यूजन भी हो जाता है इसी नाम के आधार पर। लेकिन महमूद खिलजी द्वितीय जब महाराणा सांगा के समय मालवा का सुल्तान बना, तो उसको चुनौती उत्तराधिकारी संघर्ष के रूप में उसके भाई साहिब सिंह ने दी। साहिब सिंह ने उसको चुनौती दी और महमूद खिलजी के पास इतनी अभी शक्ति नहीं थी कि वो साहिब सिंह का मुकाबला कर सके। अतः उसने चंदेरी के शासक मेहदरी राय से मदद की पेशकश की। मेहदरी राय से उसने मदद लिया, तो चंदेरी के शासक ने उसकी मदद की और महमूद खिलजी को दोबारा मालवा के सुल्तान की मालवा की गद्दी पर बैठाया। साहिब सिंह भागकर गुजरात चला गया। इस प्रकार से आने वाले समय में मालवा का जो सुल्तान था, उसके आक्रमण का डर निरंतर महाराणा सांगा को बना रहा। ये भी एक महाराणा सांगा के सामने चुनौती थी। इसी तरह गुजरात जो राज्य था, उसके आक्रमण की समस्या भी बनी हुई थी मेवाड़ के राज्य पर। आप सभी को मालूम है कि सिरोही आबू का जो क्षेत्र था, एक तरह से दोनों के मध्य सीमा का काम करता था। यानी कि मेवाड़ भी चाहता था कि सिरोही और आबू का क्षेत्र उसके अधीन रहे, और गुजरात का जो शासक था वे भी मेवाड़ और सिरोही को अधिकृत करके वो नागौर पश्चिमी राजस्थान के तक अपना साम्राज्य विस्तार करने की पूरी कोशिश करते थे। इस समय प्रारंभ में जब महाराणा सांगा मेवाड़ का शासक बना, तब महमूद बेगड़ा ही वहाँ का शासक था। लेकिन 1511 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के पश्चात मुजफ्फर शाह
द्वितीय, मुजफ्फर शाह द्वितीय मेवाड़ का शासक बनता है। इसने मालवा की राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। चूँकि मेदिनी राय का वहाँ पर वर्चस्व बना हुआ था और मेदिनी राय का मेवाड़ के सांगा के साथ एक अच्छा संबंध था, इसलिए गुजरात का भी अब मेवाड़ से संघर्ष होना गुजरात का भी मेवाड़ के साथ संघर्ष होना अवश्यमाभी हो गया था। अतः ये मेवाड़ मालवा की जो मुस्लिम राज्य थे उनका निरंतर ही मेवाड़ से संघर्ष चलता रहता था, जिसमें मुख्य जो कारण था वो राजनीतिक घटनाक्रम ही था। राजनीतिक मुद्दा ही इन राज्यों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण था। इसके अलावा गुजरात की समस्या के अलावा गुजरात का सत्ता मुजफ्फर शाह द्वितीय। इसके अलावा आती है बात राजपूत राज्य, सीमावर्ती राजपूत राज्य भी महाराणा सांगा के लिए चुनौती बने हुए थे। इन राजपूत शासकों में मारवाड़ के राठौड़, आमेर के कछवा और हाड़ौती के हाड़ा चौहान, ये 3 प्रमुख राज्य थे जो मेवाड़ के लिए चुनौती बन सकते थे। अतः महाराणा सांगा को इन राज्यों से भी निपटना था ताकि वे मेवाड़ की सीमाओं को सुरक्षित कर सके। एक बात और बता दूं, अलग अलग जैसे महाराणा सांगा को अकेले दिल्ली से लड़ने में इतनी दिक्कत नहीं थी, गुजरात से भी लड़ने में इतनी दिक्कत नहीं, मालवा से भी लड़ने में अकेले दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसका महाराणा सांगा को डर था कि अगर ये मुस्लिम राज्य गुजरात, मालवा और दिल्ली सल्तनत अगर मिल जाती है तो ये मेवाड़ के लिए एक चुनौती साबित हो सकती है। दूसरी वजह ये भी बताई जाती है कि जो सीमावर्ती राज्य थे अगर वो कमज़ोर पड़ते हैं तो मेवाड़ की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। तो ये प्रारंभिक कठिनाइयाँ थी महाराणा सांगा के सामने। अब महाराणा सांगा ने इन कठिनाइयों से निपटने के लिए अपना काम करना शुरू कर दिया। महाराणा सांगा ने सबसे पहले तो उत्तरी पूर्वी जो मेवाड़ की सीमाएं थी वहाँ के जो छोटे छोटे राज्य थे उनको अपने अधीनस्थ करने की उसने योजना बनाई, जिसमें वह काफ़ी हद तक सफल भी रहा ताकि दिल्ली सल्तनत के भावी आक्रमण को वे रोक सके। इसी तरह से उसने जो सबसे पहले काम किया अजमेर और चाकसू को जीता, उसकी विजय की। किसने? महाराणा सांगा ने अजमेर और चाकसू की विजय, यानी कि कठिनाइयाँ थी, उन कठिनाइयों से निपटा कैसे जाए इसकी योजना महाराणा सांगा ने जो बनाई। उसमें सबसे पहले बात हम कर सकते हैं अजमेर में चाकसू की विजय। अजमेर राजस्थान के मध्यवर्ती क्षेत्र था और कूटनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल माना जाता था, क्योंकि ये मध्य में पड़ता था। अगर कोई भी राज्य इसको अधिकार में लेता था तो आसपास के क्षेत्रों को जीतने में उसको आसानी होती थी। महाराणा सांगा ने सबसे पहले अजमेर पर आक्रमण किया और अजमेर को जीतकर अपने राज्य में उसने सम्मिलित कर दिया। साथ ही अजमेर को जीतने के पश्चात उसने चाकसू पर आक्रमण किया और चाकसू को जीतकर पूरनमल को, अपने एक सहयोगी पूरनमल को उसने सौंप दिया और पूरनमल को सौंप दिया। पूरनमल ने उसको अपनी जागीर के रूप में स्वीकार करते हुए चाकसू पर शासन करना शुरू कर दिया। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, एक इतिहास लेखक है अहमद यादगार, उसने लिखा है कि चाकसू पहले दिल्ली सल्तनत के अधीन आता था, महाराणा सांगा ने उसको दिल्ली सल्तनत से ही जीता था। अतः इससे दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ के मध्य संघर्ष होने की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि अजमेर और चाकसू पर अधिकार करके ये सीधा
दिल्ली सल्तनत को चुनौती देना था। इसके अतिरिक्त महाराणा कुंभा ने ईडर राज्य में हस्तक्षेप किया। ईडर राज्य में हस्तक्षेप, जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, ईडर का जो राज्य था वह गुजरात और मेवाड़ के मध्य स्थित था। गुजरात का शासक भी चाहता था कि इस क्षेत्र को जीता जाए या अस्थिर किया जाए ताकि मेवाड़ राज्य पर आक्रमण कर सके, और मेवाड़ का महाराणा यह चाहता था कि ईडर को अपने अधीन कैसे बनाया जाएगा, ईडर पे जो भी शासक राज करे उसको अपने अधीन बनाया जाए ताकि गुजरात की ओर से जो आक्रमण हो सके उसको कैसे रोका जाए। अतः ये एक कूटनीति चाल थी महाराणा कुंभा की। इस समय उनको मौका मिला, महाराणा सांगा को मौका मिला। इस समय ईडर में उत्तराधिकारी संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी। जब ईडर के राजा भान की मृत्यु हुई तो उसका बेटा सूरजमल गद्दी पर बैठा। जब ईडर के राजा भान की मृत्यु हो गई तो उसका बेटा सूरजमल गद्दी पर बैठा। लगभग 18 महीने तक सूरजमल ने ईडर पर शासन किया, परंतु अचानक उसकी भी मृत्यु हो गई। अब उसका बेटा जो था रायमल, उसका बेटा भीम था, लेकिन भीम जो था वे इतना योग्य नहीं था। लेकिन थोड़े समय के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई, और उसकी मृत्यु के बाद भारमल गद्दी पर बैठा। लेकिन जो सूरजमल था, उसका जो बेटा था, जिस समय वह जब सूरजमल की मृत्यु हुई वह अल्पवयस्क था, रायमल इस समय तक, जब भारमल गद्दी पर बैठा ईडर के, रायमल इस समय तक वयस्क हो चुका था। अतः उसने भारमल को चुनौती दी। अतः भारमल और रायमल के मध्य ईडर राज्य में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया। रायमल ने राणा सांगा से सहायता की याचना की। राणा सांगा ने अच्छा मौका देखा और उन्होंने रायमल को सहायता दी और भारमल को पराजित करके ईडर राज्य से भगा दिया और रायमल ईडर की गद्दी पर बैठ गया। परंतु अब भारमल ने गुजरात राज्य में जाकर शरण ली और गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह से सहायता की याचना की। अतः मुजफ्फर शाह ने अपनी सेनाएं भेजकर भारमल को पुनः गद्दी पर बैठा दिया और रायमल वहाँ से भाग गया। इस प्रकार से ईडर के राज्य पर में दोनों राजाओं ने, गुजरात और मेवाड़ ने बराबर हस्तक्षेप किया ताकि उन्हीं का सहयोगी यहाँ पर शासन कर सके, क्योंकि एक सीमावर्ती राज्य था। इसी तरह से जो मेवाड़ के लिए अगली समस्या थी वह मालवा की समस्या थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मालवा में इस समय मेदिनी राय का वर्चस्व था। राजपूत राजा मेदिनी राय का वर्चस्व था। क्योंकि मालवा में भी उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था, महमूद खिलजी ने मेदिनी राय से सहायता ली थी और मेदिनी राय ने वहाँ पर पूरी नियंत्रण की कोशिश की। लेकिन मालवा के सरदारों के द्वारा महमूद खिलजी को भी उकसाया गया और कुछ मुस्लिम सरदार मेदिनी राय से नाराज भी हो गए। अतः यहाँ पर महमूद खिलजी मालवा से भागकर गुजरात चला गया, क्योंकि उसको अपनी हत्या का डर लग रहा था। मेदिनी राय ने उनको काफ़ी समझाने की कोशिश भी की, वापस बुलाने की कोशिश भी की, लेकिन महमूद खिलजी जिद्दी है, वापस नहीं आया। अतः मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने गुजरात के सुल्तान की सहायता से मांडू पर अधिकार कर दिया, मालवा की राजधानी मांडू पर अधिकार कर दिया। मेदिनी राय ने राणा सांगा की सहायता लेने की कोशिश की और अपने बेटे नत्थू को, मेदिनी राय का जो बेटा था नत्थू को, मांडू का दुर्ग सौंपकर राणा सांगा से सहायता प्राप्त करने के लिए वह निकल पड़ा। लेकिन जब वह सहायता लेना पहुंचता उससे पहले ही मालवा और गुजरात के शासकों ने मांडू के दुर्ग को घेर लिया और
दुर्ग घेरने के बाद नत्थु को आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन नत्थु ने पूरी कोशिश की कि जब तक मालवा से मेवाड़ से सहायता न मिल जाए इनको उलझाए रखे। परंतु गुजरात के शासक को ये सूचना पहले ही मिल चुकी थी कि मेदिनी राय महाराणा सांगा से सहायता लेने के लिए गया हुआ है। अतः उससे पहले उन्होंने मांडू के दुर्ग को जीत लिया और इसमें मेदिनी राय का पुत्र नत्थु और उसके परिवार के सदस्य लड़ते हुए मारे गए। अब इससे मालवा और मेवाड़ के मध्य संघर्ष छिड़ने की पूरी क्या हो गई, संभावना हो गई। अब युद्ध उनके मध्य अवश्य वहां भी हो गया, मालवा और मेवाड़ के मध्य संघर्ष, मालवा व मेवाड़ के मध्य संघर्ष। चूंकि जब मेदिनी राय के साथ महाराणा सांगा की महाराणा सांगा सेना लेकर निकल चुका था, तो बीच में ही उसको मालूम हो चुका था कि मांडू के दुर्ग का पतन हो चुका है और मेदिनी राय का पुत्र अपने परिवार के साथ मारा जा चुका है। अतः महाराणा सांगा ने मालवा से इसका बदला लेने के लिए पूरी ठान ली थी, क्योंकि उसको काफ़ी गुस्सा था जो कि मेदिनी राय का पुत्र और उसका परिवार मारा गया था। अतः दोनों राज्यों के मध्य अब युद्ध की संभावना बढ़ गई थी। लेकिन फिर भी मालवा और मेवाड़ के मध्य जो संघर्ष हुआ उसके पीछे केवल यही कारण नहीं था, इसके पीछे जो एक कारण ये भी बताया जाता है कि दोनों राज्यों की महत्वाकांक्षाएं विस्तारवादी नीति भी इसके लिए जिम्मेदार थी। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय और मेवाड़ के शासक सांगा, दोनों के मध्य जो मालवा और मेवाड़ के मध्य जो युद्ध हुआ था, गागरोन का युद्ध, उसके पीछे की कहानी ये कि दोनों ही राज्य चाहते थे कि वे अपने अपने राज्य का विस्तार करें और जो भी सीमावर्ती राज्य हैं उसको जीता जाए। इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला कारण कि जब मेदिनी राय के पुत्र के तेयू सत्या का बदला महाराणा सांगा लेना चाहता था। इसी तरह से एक कारण ये भी बताया जाता है कि जो मालवा के उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था, उस संघर्ष में उसको ये लग रहा था कि संघर्ष का इस समय फ़ायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि इस समय मालवा की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। इसी तरह से एक कारण धार्मिक कारण भी बताया जाता है। धार्मिक कारण इसलिए बताया जाता है कि मालवा का जो सुल्तान था वह धार्मिक रूप से काफ़ी कट्टर और असहिष्णु था, और जब भी मेवाड़ के आसपास के सीमावर्ती राज्यों पर वह आक्रमण करता था तो वहाँ के धार्मिक स्थलों को भी वह नष्ट कर दिया करता था। दूसरी ओर से महाराणा सांगा भी अपने आप को हिंदू संस्कृति एवं धर्म का संरक्षक समझता था और हिंदूपत के नाम से भी जाना जाता था। अतः दोनों के मध्य एक कारण धार्मिक कारण भी बताया जाता है। लेकिन जो कुछ भी हो, मेन जो कारण था दोनों के मध्य महाराणा सांगा और मालवा के सुल्तान के मध्य, वो राजनीतिक उद्देश्य ही था दोनों के मध्य जो संघर्ष हुआ। बाकी गौण कारण तत्कालीन कारण भी हो सकते हैं। तत्कालीन कारण जैसे कि मांडू के दुर्ग का जो पतन हुआ जिसमें मेदिनी राय का पुत्र मारा गया, वह कारण तात्कालिक कारण के रूप में हम मान सकते हैं। अतः राणा सांगा मेदिनी राय के साथ सेना लेकर निकल पड़ा था। रास्ते में जब उसको, मैंने आपको पहले ही बताया, रास्ते में उसको सूचना मिल चुकी थी कि मांडू के दुर्ग का पतन हो चुका है। अतः उसने मांडू ना जाकर अब गागरोन की ओर, उत्तरी मालवा की ओर प्रस्थान किया। उसका यह मानना था कि पहले मालवा के उत्तरी क्षेत्रों को जीता जाएगा, उसके बाद ही मालवा की शक्ति को कमजोर करके मालवा पर आक्रमण किया जाएगा। अतः उसने गागरोन की ओर कूच किया और परिस्थितियों को देखकर ही पहले उसने सारंगपुर के आसपास के क्षेत्रों को वहाँ रुककर परिस्थितियों का जायजा लिया। तत्पश्चात उसने गागरोन की ओर रुख किया और गागरोन के दुर्ग की घेराबंदी उसने शुरू कर दिया। गागरोन के दुर्ग की घेराबंदी शुरू कर दी और गागरोन का दुर्ग उसने जीत लिया और मेदिनी राय को वह दुर्ग उसने सौंप दिया। किसने? महाराणा सांगा ने गागरोन का दुर्ग जीतकर मेदिनी राय को सौंप दिया। लेकिन जैसे ही महाराणा सांगा वापस गया, मालवा के सुल्तान ने मेदिनी राय पर आक्रमण कर दिया। अतः महाराणा सांगा पुनः लौटा और दोनों के मध्य भीषण गागरोन का युद्ध हुआ। दोनों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? गागरोन का युद्ध लगभग 1519 के आसपास हुआ है।
मालवा और मेवाड़ के मध्य कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? गागरोन का युद्ध हुआ। दोनों के मध्य मालवा सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय और सांगा के मध्य भीषण युद्ध हुआ, जिसमें साफ तौर पर राणा सांगा विजयी रहा। और सुल्तान ने राणा सांगा को, जो कि युद्ध में महाराणा सांगा ने सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बना लिया, जो युद्ध में घायल हो चुका था। बंदी बनाकर उसको लगभग 6 महीने तक अपनी कैद में रखा और वहाँ उन्होंने उसके प्रति अच्छा व्यवहार किया। महाराणा सांगा ने उसका एक मेहमान के रूप में उसकी सेवा भी की, उसके घावों को जब तक नहीं भरा गया, और स्वयं ने घावों का उपचार भी करवाया। और जैसे उपचार हुआ उसके पश्चात उसको वापस मालवा सौंप दिया। इस घटना की आलोचना या इसको अदूरदर्शिता नीति का जो नीति कहा गया है, वह कुछ बड़े राजस्थान के इतिहासकार कर्नल टॉड, डॉक्टर ओझा, हरविलास शारदा, इन लोगों का मानना है कि राणा सांगा की एक दूरदर्शिता की नीति थी, जिन्होंने मालवा सुल्तान को छोड़ दिया, महमूद खिलजी द्वितीय को छोड़ दिया। परंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, जो राजस्थान के इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने इसकी आलोचना की और इन लोगों की आलोचना की और ये कहा कि ये महाराणा सांगा की बल्कि दूरदर्शिता की नीति थी। उनका कहना था कि महाराणा सांगा मालवा पर लंबे समय तक अधिकार नहीं कर सकता था, क्योंकि वहाँ अनेक समस्याएं खड़ी हो सकती थी। गुजरात राज्य का भी आक्रमण नियंत्रण हो रहे थे, इसलिए उसने अपने एक तरह से एक मित्र बनाकर वहाँ मालवा पर नियुक्त किया, ताकि मालवा से सुरक्षा हो सके मेवाड़ की। इसलिए उन्होंने कूटनीतिज्ञता का परिचय देते हुए मालवा के सुल्तान को फ्री कर दिया। लेकिन सुल्तान को छोड़ते वक्त उसने उसके एक बेटे को अपने यहाँ अगवा रख लिया। जब तक अगवा रखा, जब तक कि वह राज्य शांति बनाए रखेगा। अगर उसने एक तरह से एक संधि था ये, अगर मालवा सुल्तान कुछ उस पर आक्रमण करने की कोशिश करता तो इसका बदला उसे आसानी से लिया जा सकता था और वह हमला भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका पुत्र जमानत के रूप में राणा सांगा के पास बना हुआ था। गागरोन के युद्ध में विजय के पश्चात राणा सांगा ने अब ईडर राज्य पर आक्रमण किया। कौन से राज्य पर आक्रमण किया? ईडर राज्य पर आक्रमण किया। ईडर राज्य पर आक्रमण, जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि महाराणा कुंभा ने ईडर राज्य पर पहले भी आक्रमण किया था और रायमल को, ईडर के जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था, रायमल को वहाँ पर गद्दी पर बैठा दिया था। परंतु गुजरात की सेना की सहायता से भारमल ने, जो एक और दावेदार था, उसने वापस ईडर राज्य को जीत लिया था। और उस समय महाराणा सांगा को इतना समय नहीं मिल पाया कि वह रायमल की सहायता कर सके और रायमल युद्ध में पराजित होकर पहाड़ों में भाग चुका था। लेकिन जैसे ही जब गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने अहमदनगर के निजामुल मुल्क को सेना के साथ भेजा था, तो जैसे ही वे लौटा, वापस रायमल ने ईडर राज्य पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। अब गुजरात के सुल्तान ने पुनः ईडर राज्य पर आक्रमण किया और अपने एक सेनानायक मुबारिज को ईडर राज्य में नियुक्त कर दिया। अब चूंकि ये मेवाड़ के लिए समस्या खड़ी हो सकती थी, क्योंकि उसके सीमावर्ती राज्य पर गुजरात का अधिकार एक तरह से हो चुका था, तो राणा सांगा ने ईडर राज्य को जीतने के लिए कूच किया। उसने मुबारिज और जो गुजरात की सेना थी उसको पराजित किया और पराजित करने के पश्चात रायमल को पुनः ईडर का राजा नियुक्त कर दिया और वहाँ पर अपने कुछ सेनानायकों को छोड़कर ईडर राज्य को मजबूती प्रदान की, ताकि वे गुजरात से होने वाले आक्रमण का सामना कर सके। इस प्रकार से दक्षिण पश्चिम की सीमा को भी मेवाड़ ने सुरक्षित कर लिया था। इसके बाद
अब चूंकि ईडर को लेकर गुजरात और मेवाड़ आमने सामने हो चुके थे, तो गुजरात का आक्रमण भी अब लगभग अवश्य वहाँ भी हो गया था मेवाड़ को होने के लिए। तो गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय ने मेवाड़ पर आक्रमण भी किया। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ गुजरात राज्य का आक्रमण। चूंकि मैंने अभी आपको बताया कि ईडर को लेकर दोनों के मध्य तनाव चल रहा था, कभी गुजरात समर्थित भारमल गद्दी पर बैठता या कभी राणा सांगा समर्थित रायमल ईडर की गद्दी पर बैठता। अतः गुजरात के सुल्तान ने मलिक अय्याज और कीवा उल मुल्क के नेतृत्व में सेना, एक शक्तिशाली सेना भेजी। किससे युद्ध करने के लिए? मेवाड़ से युद्ध करने के लिए। 1521 ईस्वी के आसपास ये सेनाएं कूच की। इन सेनाओं ने सबसे पहले मंदसौर के दुर्ग का घेराव किया और मलिक अय्याज ने वहाँ पर अधिकार कर लिया। अतः राणा सांगा ने अपनी सेनाओं के माध्यम से कूच किया और मलिक अय्याज को बुरी तरह से पराजित किया और मलिक अय्याज को वहाँ से लौटना पड़ा। बताया जाता है कि मलिक अय्याज ने राणा सांगा से बगैर युद्ध किए ही वापस कदम पीछे खींच लिए। जब वे गुजरात पहुंचा तो सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय ने उसकी काफ़ी आलोचना भी की, लेकिन मलिक अय्याज उस समय इतना शक्तिशाली भी नहीं था कि मेवाड़ का सामना कर सके। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि जो समकालीन फारसी इतिहासकार थे उनका ये मानना है कि उन्होंने गुजरात के सेना नायकों को काफ़ी धन दौलत देकर वापस भिजवाया था। किसने? महाराणा सांगा ने। परंतु ये बात सत्यता से काफ़ी दूर है, क्योंकि इसका कोई राजस्थानी साहित्य में भी उल्लेख हमें नहीं मिलता है। इस प्रकार से गुजरात और मेवाड़ के मध्य संघर्ष होता रहा। अब जो संघर्ष था राणा सांगा का, जो इसका चरमोत्कर्ष था महाराणा सांगा का, अब तक का चरमोत्कर्ष था, वह था दिल्ली सल्तनत से संघर्ष और खातौली का युद्ध। 1517 में जो लड़ा गया खातौली का युद्ध, दिल्ली सल्तनत से संघर्ष। दिल्ली सल्तनत से संघर्ष। दिल्ली से संघर्ष को लेकर अनेक कारण बताए जाते हैं, जिनमें दो मुख्य कारण हैं। कितने? दो मुख्य कारण हैं। एक कारण तो राणा सांगा ने जब सिकंदर लोदी की मृत्यु से पहले राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों को, जो दिल्ली सल्तनत के ही अधीन थे, उसको अपने राज्य में मिला लिया था। लेकिन 1517 में सिकंदर लोदी की तो मृत्यु हो चुकी थी। उसकी मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी जब गद्दी पर बैठा, तब उसने क्या किया? उन क्षेत्रों को पुनः जीतने की कोशिश की। हालांकि कुछ समय वह उत्तराधिकारी संघर्ष में लगा रहा, जो इब्राहिम लोदी और उसके भाई जलाल खां के मध्य चल रहा था। दूसरा कारण दिल्ली सल्तनत का और दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ के मध्य संघर्ष का ये बताया जाता है कि इब्राहिम लोदी, चूँकि मालवा का जो राज्य था वो पहले दिल्ली सल्तनत के अधीन आया करता था, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया था। तो इब्राहिम लोदी अभी दक्षिण की ओर जाने के लिए, दक्षिण के राज्यों पर वर्चस्व रखने के लिए या आसपास के राज्यों पर, मध्य भारत के राज्यों पर अपना वर्चस्व रखने के लिए मालवा पर अधिकार करना चाहता था, अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था, ताकि वो मेवाड़ के ऊपर भी अपना प्रभाव स्थापित कर सके और आसपास के क्षेत्रों को स्थापित कर सके। तो ये कुछ कारण थे जो दिल्ली और मेवाड़ के मध्य संघर्ष का कारण बने। अतः सबसे पहले महाराणा सांगा ने दोनों सेनाएं संघर्ष के लिए कूच कर चुकी थी। 1517 ईस्वी में खातौली में, जो कोटा के निकट एक क्षेत्र पड़ता है, खातौली में दोनों के मध्य भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें राणा सांगा की विजय बताई जाती है। हालांकि राणा सांगा इस संघर्ष में घायल भी हो चुका था, उसके बताया जाता है कि एक बाजू भी कट चुका था और एक आँख पर भी उसको चोट आई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस युद्ध को जीता और जीतने के पश्चात उसकी जो चरमोत्कर्ष था उसके शासनकाल का, वह काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था।
कर्नल टोड, डॉक्टर ओझा और अमर काव्य वंशावली, इसी तरह से फारसी इतिहासकार बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भी इस विजय का उल्लेख किया है कि खातौली का युद्ध हुआ था, वह महाराणा सांगा ने ही जीता था। इसके लिए कई सारे इतिहासकारों ने इसका वर्णन किया है। इसी तरह से लेकिन कुछ एक इतिहासकार ये मानते हैं, जिसमें डॉक्टर बनर्जी और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनका ये कहना है कि खातौली की विजय जो हुई राणा सांगा के पक्ष में, वह काफ़ी संदेहास्पद है। इसी तरह से कुछ एक इतिहासकार ये भी मानते हैं कि दोनों के मध्य युद्ध हुआ ही नहीं, क्योंकि दोनों के पास इस समय इतना टाइम था ही नहीं, समय था ही नहीं कि वे युद्ध कर सके। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, इतिहास में सबको अपनी राय रखने की पूरी तरह से इजाज़त है। तो तथ्यों से पता चलता है कि जैसे कि बाबरनामा में अपने ग्रंथ में लिखा है कि ये विजय हुई थी और राणा सांगा इसमें जीता था। अतः इब्राहिम लोदी ने अपनी पराजय का बदला लेने के लिए एक बार फिर कोशिश की और मियाँ मक्खन नामक अपने सेनानायक को भिजवाया। इससे पहले उसके 2 सेनानायक जो शाही सेना के द्वारा भिजवाए गए थे, मियाँ हुसैन फरमुली, मियाँ मासूम फरमुली। बताया जाता है कि वो राणा सांगा के साथ मिल चुके थे। अतः उन दोनों को भी सबक सिखाने के लिए और राणा सांगा से युद्ध करने के लिए मियाँ मक्खन के नेतृत्व में इब्राहिम लोदी ने एक सेना भेजी थी। दोनों के मध्य धौलपुर के निकट बारी नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा विजय हुआ। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये महाराणा सांगा की विजय थी, जो उसको उसके राजनीतिक जीवन में काफ़ी चरमोत्कर्ष पर ले जा चुकी थी। आज के लिए इस वीडियो में महाराणा सांगा के ऊपर इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से महाराणा सांगा और मुग़ल सम्राट बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। खानवा का युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास में माना जाता है, इसलिए हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।